Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start a new topic of our AKU EB series and the topic name is chemical energetics. So in the chemical energetics we are going to discuss a bit about thermodynamics and a lot of about thermochemistry. So starting from each of the subtopics you can see here the complete SLOs we are going to follow inshallah. So guys, here you can see that the first topic we are going to discuss here is fundamentals of thermodynamics and enthalpy calculation in chemical reaction. तो आप सब टॉपिक्स अगर देखें तो यहाँ पे एक बड़ी तादाद 9.1.1 की सिंपल और बेसिक टर्मिनोलॉजीज की हैं। फिर 9.1.2 में आप लोगों को एनर्जी ट्रांसफर रिगार्डिंग बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग में आपने देखना है। इसी तरीके से 9.1.3 में रिएक्शन पाथवेज को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हमारा फर्दर फिर टर्मिनोलॉजीज और आखिर में हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि ये सारी तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं तो यहाँ पे मैंने पहले से उन तमाम टर्मिनोलॉजीज को मेंशन कर दिया है और फिर हम एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे कि इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखें बेसिकली ये जो केमिकल एनर्जेटिक्स का टॉपिक है ये टॉपिक मेनली पाया जाता है किसमें, थर्मोडायनामिक्स में, जो कि एक जनरल साइंस है। इसमें आप फिजिक्स की भी बातें डिस्कस करते हैं, इसमें आप केमिस्ट्री को भी डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की एक ब्रांच है जिसको थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं, या फिर आप ये कह लें कि केमिकल नॉलेज या केमिस्ट्री की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनकी एस्पेक्ट से अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को लिमिट कर दें तो वो थर्मोकेमिस्ट्री बन जाती है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स इज जस्ट द डिस्कशन ऑफ द एनर्जी चेंजेस, नो मैटर व्हाट के ये एनर्जी चेंज फिजिकल चेंज से हो रहा है या केमिकल चेंज से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास आइस कन्वर्ट होती है लिक्विड वाटर में तो ये जो फिजिकल चेंज है ये फिजिकल चेंज हमेशा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से होता है। सो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई यहां पे, तो यहां पे जो आप डिस्कशन करने जा रहे हैं ये फिजिकल चेंज को भी हम थर्मोडायनेमिक्स में काउंट कर सकते हैं। या फिर आप बात करें कि कोल जो कार्बन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसकी कंबस्शन हुई और इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गैस इट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज हुआ और यहां पे अगर आप गौर से देखें तो ये एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है यहां पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी। सो द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट इज नेम्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ये नाम से ही आपको दिखता है क्लियरली कि थर्म रिप्रेजेंट करता है, द वर्ड थर्म रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हीट को, ठीक है। थर्म का जो वर्ड है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी जानिब जब आप डायनामिक्स की बात करते हैं तो डायनामिक्स बहुत जगहों पे इसके मतलब हम कंसीडर करते हैं मोशन को, मूवमेंट को। सो कोई ना कोई मूवमेंट होगी
कोई ना कोई मोशन होगा, चाहे आइस से वाटर का हो, चाहे वाटर से आइस का हो, चाहे कोल की बर्निंग आपके पास हो, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो, इस तरीके से ये तमाम डिस्कशन होते हैं। जैसे मैंने कहा कि थर्म के मतलब हीट होते हैं। डायनेमिक्स, फिजिक्स में तो डायनेमिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाई भी जाती है। तो डायनेमिक्स के जो वर्ड हम कंसीडर कर सकते हैं कि चेंज कंसीडर कर लें, या मोशन कंसीडर कर लें, ग्रोथ कंसीडर कर लें, मूवमेंट कंसीडर कर लें। तो यहां पे मैं मोशन और फिर चेंज मेंशन कर देता हूं, क्योंकि मोशन का मतलब है चेंज ऑफ द पोजीशन, तो फिर चेंज को इजीली रिलेट कर सकेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप तमाम लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं या जिनको अभी आइडिया नहीं है सही से, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे लिए कंसीडरेशन बहुत जरूरी होती है। हम किसी एक चीज को कंसीडर करके बात आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, केमिस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे यही काम चलता है। तो हमें सिस्टम का डिस्कशन जरूरी। अब सिस्टम के डिस्कशन के लिए अब देखें, सिस्टम को अगर आपने पढ़ना है, सिस्टम की क्या डेफिनेशन यहां पे दिख रही है आपको, कि any imaginary or real part of the universe which is under observation or examination in the laboratory or elsewhere in the universe। यानी कि कोई भी शय जो आपके ख्यालों में हो या फिर असल जिंदगी में एग्जिस्ट करती हो, और वो शय आपकी सोच और फिक्र में मौजूद हो, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में आपने जो है फिक्र शुरू कर दी हो, तो ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनेशन, आप उसका मुआयना कर रहे हो। अब वो मुआयना करें, आप उसके बारे में सोचें, आप उसके बारे में फिक्र करें, चाहे वो आप किसी खास जगह पे बैठ के करें, जो यूजुअली हम केमिस्ट्री के लिए लेबोरेटरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या दुनिया में कहीं भी, और दुनिया क्या, कहीं पर भी आप मौजूद हो, इस दुनिया के अलावा भी आप कहीं पे मौजूद हो, और आप ये अब जो है ख्याल करें, आप किसी मुआयना करें और किसी शय के बारे में सोचें, तो वो शय आपके लिए सिस्टम हो गई। ठीक है जी। अब देखें, सिस्टम एनी रियल और इमेजिनरी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे, वो आपके ख्यालों में हो सकती है। तखयलाती शय को भी आप सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी डेफिनेशन को हम शॉर्ट करके ऐसे कह सकते हैं, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन कुड बी कंसीडर एज दी सिस्टम। अच्छा, मैं आपको एक बड़े पते की बात बताऊं कि सिस्टम को वैसे तो हम लोग जब भी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री में डिफाइन कर रहे होते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। लेकिन सिस्टम की जब आप टाइप्स डिफाइन करने जाते हैं ना, तो वो टाइप्स उस वक्त तक आप डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपको इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन ना मालूम हो, आपको इसकी लॉजिकल डेफिनेशन ना मालूम हो। यानी कि अगर आप एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखते हैं, आपके मार्क्स पूरे हैं। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करनी है, तो देखें, फिर आपके लिए दो चीजों का डिस्कशन बहुत जरूरी हो जाता है, एक मास और दूसरी एनर्जी। तो अगर आपको ये डिफाइन करना है कि सिस्टम क्या है, तो आप ये कहेंगे एनीथिंग दैट हैज मास एंड एनर्जी। ठीक है, मैं यहां पे लिख दूं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड एनर्जी, इस को आप लोग नाम दे देंगे किस चीज का, सिस्टम का। ठीक है, इसको आप लोग किस चीज का नाम दे देंगे, सिस्टम का। ये हो गई हमारे पास, मैं इसको यहां पे कर दूं हाईलाइट, कि हमारे पास एनीथिंग दैट हैज मास एंड एनर्जी कैन बी कंसीडर्ड एज सिस्टम। अच्छा, अब सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम में
सराउंडिंग भी आती है, बाउंड्री भी आती है। ये तमाम बातें देखें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसएलओज में मौजूद है। आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। सिस्टम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सिस्टम के बाद सराउंडिंग भी पढ़नी है, ठीक है। बाउंड्री यहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन बाउंड्री भी आप पढ़ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपने 2 डेफिनेशंस पढ़ ली तो तीसरी डेफिनेशन पढ़ने में भी कोई ज्यादा वक्त लगता नहीं है, और डेफिनेशन छोटी सी। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग में फर्क क्या है, इसकी मिसाल मैं आपको डायग्रामेटिक वे में दूं कि देखें, ये एक सिस्टम हो गया, और ऐसा ही एक सिस्टम हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं जब भी हमें थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट बेसिक्स डिस्कस करने के लिए तो हम यही काम करते हैं। तो ये आपके पास सिस्टम हो गया विद अ पिस्टन, ठीक है। ये सिस्टम का हमारे पास क्या है, पिस्टन, और बकिया हमारे पास जो है एक सिस्टम है। ये कंप्लीट एक सिस्टम है जिसमें बीकर मौजूद है, जिसमें पिस्टन मौजूद है। और पिस्टन अगर मूवेबल होगा तो इसका वॉल्यूम चेंज होता रहेगा। मूवेबल से मुराद ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो आप देखें इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। अगर ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो ये मतलब फिक्स्ड पिस्टन है। तो पिस्टन आपके पास फिक्स भी हो सकता है, जिसको आप इमूवेबल कहते हैं, इमूवेबल। या फिर दूसरा वर्ड आप ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई फिक्स पिस्टन होगा, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, मूवेबल पिस्टन होगा। ये मैं सिर्फ बेसिक सी बातें बता रहा हूं ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि आप लोग जो पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं आगे जाके। क्योंकि जो स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन आती हैं वो इसलिए आती है कि स्टूडेंट्स को एक बात का आइडिया दिया नहीं जाता कि हम ये भी पढ़ सकते हैं, और अचानक से फिर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं बीच टॉपिक में आके। तो स्टूडेंट यहीं पे आके कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो भाई ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमने शुरू में आपको बताना था कि जो सिस्टम होता है ना, वो यूजुअली हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि एक कंटेनर है, एक बीकर है, उस कंटेनर के ऊपर हमने पिस्टन लगा दिया। अब वो पिस्टन अगर मूवेबल है तो उसका वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर इमूवेबल है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम हो गया। अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर ये चीज आपके लिए सिस्टम है ना, तो इसके अलावा इस कायनात की हर शय, एनीथिंग, or you can say everything except this system in this universe which might can act on it would be considered as its surrounding। हर वो शय जो आपके सिस्टम के अलावा इस कायनात में मौजूद हो उसको आप लोग सराउंडिंग बोल देंगे। तो यहां पे देखिए डेफिनेशन, अराउंड द सिस्टम ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सिस्टम की सराउंडिंग में जितनी भी बाकी चीजें मौजूद हैं जो कि सिस्टम पे एक्ट कर सकती हों उनको आप सराउंडिंग का नाम दे देते हैं। और जहां तक बात रही बाउंड्री की, जैसे कि मैंने पहले कह दिया था बाउंड्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाउंड्री की अगर बात करें तो देखें बाउंड्री क्या होती है। बाउंड्री एक लाइन का नाम है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। बाउंड्री इज द रियल और इमेजिनरी लाइन, एक बस लाइन है। अब वो लाइन रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी लाइन which differentiates which differentiates system and surrounding। ठीक है जी, ये हो गई बाउंड्री की डेफिनेशन। एसएलओस में नहीं थी फिर भी मैंने लिख दी, क्यों, क्योंकि अक्सर जगहों पे आ जाती है। अच्छा, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये तमाम बातें जब हुई तो हमारे पास सिस्टम की टाइप्स भी होती। देखिए ये मैंने आपको एक सिंपल सी डायग्राम बना के दिखाई थी कि भाई ऐसा सिस्टम हो सकता।
अब सिस्टम की होती हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम आर देयर, ये बातें तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक होती है टाइप ओपन सिस्टम, दूसरी होती है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरी होती है आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखें, ये तीनों टाइप्स को जहन में रखना इंतहाई आसान हो जाएगा अगर आपको ये डेफिनेशन मालूम है कि सिस्टम को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड एनर्जी। तो सिस्टम की जो तीनों टाइप्स हैं वो इसी बिहाफ पे एक्सप्लेन की जाती हैं। अगर अगर मास और एनर्जी दोनों ही चेंज नहीं हो सकते किसी सिस्टम के लिए तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मास और एनर्जी दोनों ही चेंज हो सकते हैं तो ओपन सिस्टम। अगर मास कांस्टेंट रहेगा और एनर्जी कांस्टेंट ना रहे, एनर्जी को चेंज होने का मौका मिलता रहे और वो चेंज होती रहे, तो वो क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि अगर आप ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन सिस्टम का मतलब है बोथ mass and energy can change, and energy can change. Isolated system, both mass and energy remains unchanged, they cannot change, she remains constant or remains unchanged. जबकि क्लोज सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्लोज सिस्टम की बात की जाए तो क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है कि मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट बट एनर्जी कैन चेंज। अब मैं आपको एक बड़े ही पते की बात बताऊं कि आइसोलेटेड सिस्टम रियल लाइफ में कभी परमानेंटली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि कोई भी सिस्टम जो आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे कंसीडर किया जाता है वो परमानेंटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। हर आइसोलेटेड सिस्टम को जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम बनाते हैं, उसकी एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट के दौरान वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम रहता है, उसके बाद वो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, क्लोज सिस्टम की बात करें तो जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि मास कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी चेंज होगी, यानी कि दो में से एक चीज चेंज हो सकती है, एक चीज कांस्टेंट रहेगी। और ये एक इतनी खूबसूरत बात है कि इस बुनियाद पे हम जब भी केमिस्ट्री में सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो क्लोज सिस्टम की बिहाफ पे डिस्कस करेंगे कि हम एनर्जी चेंज को अफोर्ड कर सकते हैं, मास चेंज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ठीक है, पूरा जुमला गौर फरमाइएगा, साइमल्टेनियसली, कि एक ही वक्त में दोनों चीजें चेंज हो रही हो, हमारे लिए उसको ऑब्जर्व करना, उसको डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग डिस्कस क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि मास कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी चेंज होती रहेगी। तो थर्मोडायनेमिक्स जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी हम इतनी ही लिमिट रखेंगे। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं यानी कि काइनेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें भी आप क्लोज सिस्टम की ही बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये हो गई सिस्टम की तीन टाइप्स। अब स्टेट फंक्शंस को देखें। अब देखें, आप कोई भी सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो जैसे कि मैंने यहां पे कहा था कि भाई ये सिस्टम है, अब सिस्टम के अंदर पिस्टन मूवेबल है, इमूवेबल है, तो इसमें हम वॉल्यूम को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अब अगर वॉल्यूम फिक्स हो गया,
वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स, और आप इसको एनर्जी दे जा रहे हैं, ठीक है, आप इसको एनर्जी कंटिन्यूसली मुस्तकिल बुनियाद पे आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो इसका क्या चेंज होता रहेगा, ये क्या इंक्रीज होता रहेगा, प्रेशर। एनर्जी जो आप देते हैं उसकी मेजरमेंट कैसे होती है, टेम्परेचर की बुनियाद पर। तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये तीन चीजें हो गई जो सिस्टम की डायरेक्टली आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो तो हीट की सूरत में दे रहे हैं ना, हीट देने की वजह से क्या चेंज होता है, टेम्परेचर, ऐसा ही है। लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें भी चेंज होती हैं, जैसे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, क्या चीज चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और भी कुछ बातें चेंज होती हैं, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के मकसद से आपको मैं बात बताऊं तो देखें, सिस्टम को आप डिस्कस करेंगे तो सिस्टम को डिस्कस करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सिस्टम का प्रेशर पहले क्या था या बाद में क्या है, सिस्टम का वॉल्यूम पहले क्या था, सिस्टम का वॉल्यूम बाद में क्या है, सिस्टम का टेम्परेचर पहले क्या था, सिस्टम का टेम्परेचर बाद में क्या है। तो ये स्टेट फंक्शंस कहलाता है, यानी कि वो प्रॉपर्टीज जिनको डिटरमिन करने के लिए आपको सिस्टम की स्टेट का अंदाजा हो, कि अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब ये स्टेट क्या है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ये लफ्ज सुनते के साथ ही समझ जाएंगे कि अरे भाई आपके पास ये सिस्टम है, तो आप इसमें हमेशा दो बातें कंसीडर करते हैं, एक फाइनल स्टेट और एक इनिशियल स्टेट, ऐसा ही है ना। आप जब भी सिस्टम की बात करते हैं तो आप ऐसे बात करते हैं कि पहले इसका वॉल्यूम ये था, अब इसका वॉल्यूम ये हो गया, पहले इसका प्रेशर ये था, अब इसका प्रेशर ये हो गया। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं जिनको हम स्टेट फंक्शन कंसीडर करते हैं, ये ऐसी होती हैं कि जो स्टेट की बिहाफ पे डिस्क्राइब होती हैं, कि इनिशियल और फाइनल स्टेट। सो इसीलिए इनको स्टेट फंक्शन कहा जाता है। अब आपके पास देखें टोटल होती हैं 6 तरीके के स्टेट फंक्शन, कुछ मैंने ऊपर लिख दिए हैं, बाकी मैं यहां पे लिख दूं, इन 6 के अलावा कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन कंसीडर नहीं हो सकती। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो जिनको हम स्टेट फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज में आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम, इसमें आप कंसीडर कर लेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी, ये 4 तो मैंने ऊपर भी लिख दी थी। इनके अलावा 2 और होती हैं, एक होती है इंथैल्पी और आखिरी होती है आपके पास एंट्रोपी। तो ये 6 लिखने का मकसद क्या है, ये 6 लिखने का मकसद ये कि आप में से जितने स्टूडेंट्स आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे और वहां पे दोबारा से उसकी पढ़ाई करेंगे या दोबारा से उसके लिए रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो बाद में अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, जब साथ साथ पढ़ते हुए चले, आखिर में से एक रिवीजन कर, आखिर में से एक प्रैक्टिस कर, ठीक है। आखिर में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत ना करनी पड़े, मैं ये नहीं कह रहा कि आखिर में मेहनत की जरूरत नहीं करनी पड़ती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत की जरूरत करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा पैटर्न अलग होता, तो स्टूडेंट को एक अलग जाविये से टॉपिक्स को देखना पड़ता है, एक अलग सोच से टॉपिक को बारे में जो है एक क्लियर माइंड रखना पड़ता है कि इस टॉपिक के सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो जाती हैं हमारे लिए कि भाई ये सवाल तो आ ही नहीं सकता, ये सवाल आएगा तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं होता, पढ़ना होता है, लेकिन उस वक्त ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर शुरू से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने का एक काम करना है अपना, ठीक है। फिर आ जाती है तमाम बेसिक डेफिनेशन के भाई हीट एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, इंथैल्पी क्या है, क्योंकि आगे जाके इन्हीं बुनियाद पे आपने तमाम चीजें डिस्कस करनी। तो भाई हीट एनर्जी क्या है, आप किसी भी सिस्टम को जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी होती है। तो हीट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी,
हीट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करे। अगर दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर बहुत कम और एक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों के दरमियान हीट एनर्जी का ट्रांसफर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो हीट क्या है? हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हीट इज एक्चुअली अ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी between two bodies due to the difference of temperature. If the difference exists, then only the transfer can happen. If the difference is not there, the transfer cannot be happen spontaneously. ये word spontaneously मैंने लगा दिया ताकि बाद में कोई exception को लेकर जो है सवाल ना करे कि ये क्यों हो रहा है फिर, ठीक है जी। आगे देखें इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, अब आप जो सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम वो हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके प्रेशर में चेंज आता है, टेम्परेचर में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आ सकते हैं, तमाम चेंज आ सकते हैं। कैसे चेंज आ सकते हैं? कि भाई जो मॉलिक्यूल्स उस सिस्टम में मौजूद हैं, चाहे वो लिक्विड के हो, चाहे वो गैस के हो, चाहे वो सॉलिड के हो, वो मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, तो मूव करेंगे तो मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? काइनेटिक एनर्जी। और अगर एनर्जी स्टोर्ड है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो दो मैंने बड़े बड़े नाम ले लिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी टाइप्स की एनर्जीज हमारे पास आ सकती है, लेकिन आप बेसिकली जो डिस्कस करेंगे मोशन और रेस्ट में, तो वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। तो सम ऑफ द ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, या फिर आप शॉर्ट करके कह देंगे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम, दैट इज नेम्ड एज इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी इसको कहते हैं। अब ये जो सिस्टम है, जो मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये सिस्टम अगर मूव करेगा, कैसे मूव करेगा? माय बैड, मैंने कहना था कि ये पिस्टन जो है सिस्टम का, ये पिस्टन अगर मूव करेगा तो सिस्टम के लिए वर्क डन तो यही है कि सिस्टम वर्क कैसे करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगी? वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यही है। सो द एनर्जी ट्रांसफर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय अ फोर्स, तो वो वर्क डन है, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई वर्क डन साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन हो सकता है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एक फोर्स अप्लाई की जाए जिसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो वर्क डन है। तो बात क्या है कि भाई ये सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम में फोर्स अप्लाई की गई मॉलिक्यूल की जानिब से, वो मॉलिक्यूल्स ने इस पिस्टन को अपवर्ड मूवमेंट पे मजबूर कर दिया, तो ये वर्क डन हो गया। या फिर मॉलिक्यूल्स में एनर्जी नहीं है इतनी ज्यादा कि वो फोर्स लगाएं पिस्टन पर, तो पिस्टन अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो ना फोर्स, अब कौन लगा रहा है फोर्स? ये पिस्टन लगा रहा है, क्योंकि काउंटर फोर्स नहीं है कोई। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, फोर्स हो गई, तो ये हो गया आपके पास वर्क डन। अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें फिर आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इंथैल्पी, इंथैल्पी इस वक्त आप सिर्फ इतना समझ लें कि अमाउंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और यही सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है मैं कहूंगा आप लोगों को याद रखने के लिए कि भाई किसी भी सिस्टम का अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, उस दौरान जितनी भी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज करेगा, उसको इंथैल्पी कहते हैं। अब ये कांस्टेंट प्रेशर कैसे आएगा? कांस्टेंट प्रेशर उस वक्त आता है जब ये पिस्टन मूवेबल हो। पिस्टन मूवेबल होगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, अदरवाइज अगर ये पिस्टन फिक्स्ड हो गया तो प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इंथैल्पी कहलाती है। अब वर्क डन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंथैल्पी हम जो डिस्कस करते हैं वो चेंज ऑफ इंथैल्पी डिस्कस करते हैं। तो चेंज ऑफ इंथैल्पी के लिए डेल्टा H, इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग E का साइन यूज करते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए डेल्टा E। हीट के लिए हम लोग Q का सिंबल यूज करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री में स्मॉल q ही रहता है,
ठीक है, तो ये मैंने सिंबल भी मेंशन कर दिया कि आगे जाके इन सिंबल का इस्तेमाल होगा तो हमें पहले से आइडिया रहे कि भाई कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप एसएलओस में देख लें कि एसएलओस में सिर्फ ये 9.1.1 है, जिसमें इतनी बातें थी डिस्कस करने के लिए जो हम कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग स्टेट फंक्शन, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क और इंथैल्पी। तो बेसिकली ये सिर्फ एक डेफिनेशंस के नाम दिए हुए, इनको समझने के लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन चाहिए होते हैं। आगे बढ़ने से पहले, किसी दूसरे टॉपिक पर जाने से पहले उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी रिवील होनी चाहिए। तो उस लिहाज से जैसे सिस्टम में टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ना जरूरी होता है, तो ये बात होती है। अब देखें आप 9.1.2, एक्सप्लेन द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स इन ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब इन्होंने ये कह तो दिया बहुत आसानी से, लेकिन बात ये है कि भाई ये चीज आप ऐसे डायरेक्टली डिस्कस कर ही नहीं सकते अनलेस कि आपको इस बात का आइडिया हो कि जो बात आप पढ़ने जा रहे हैं, ये बात डिस्कस करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, अब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या है? ये सिर्फ नाम थोड़ा सा अलग है और कुछ ज्यादा अलग ये बात नहीं है, ठीक है। अब क्या नाम अलग है तो ये क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप केमिकल रिएक्शन को इस बिहाफ पे पढ़ते हैं कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको बता दूं कि तकरीबन हर रिएक्शन के अंदर हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, ठीक है जी। तो हर रिएक्शन थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली थर्मोकेमिकल रिएक्शन अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम केमिकल रिएक्शंस को ऑन द बिहाफ ऑफ द हीट चेंज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस की जाती है फिर दो बेसिक टाइप्स, एक्सोथर्मिक और दूसरे कौन से हो जाते हैं? एंडोथर्मिक। अब देखें, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का आइडिया होगा तो फिर आप वो बात पढ़ेंगे ना जो एसएलओ में लिखी हुई है, वरना तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर वो आप बात पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को आपने एक्सप्लेन करना है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को एक्सप्लेन करने के लिए भाई एक्सो का जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलीज होने की बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंडो का लफ्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडो का लफ्ज रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को कि एब्जॉर्प्शन हुई है, एब्जॉर्ब। तो एंडोथर्मिक, थर्म से मुराद हीट, ठीक है जी। यहां पे मैं बता दूं, थर्म से मुराद हो गई आपके हीट एनर्जी और एक्सो से मुराद हो गई आपकी रिलीज। सो अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक, और अगर हीट एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब, तो आपके पास हो गया एंडोथर्मिक। तो आप यहां पे देख सकते हैं। अभी इसको एक्सप्लेन करने की अगर आप लोग कोशिश करें तो देखें कितनी ही बेसिक बात है, कितनी ही सिंपल सा डिस्कशन है कि एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, एंडोथर्मिक की, एक्सोथर्मिक की बात हो रही है अगर, तो कितना इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है इनको। देखें, एंडोथर्मिक हीट क्या होगी? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है जी। और यही अगर आप एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो हीट इज रिलीज्ड, ठीक है जी। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, अब एंडोथर्मिक में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आपको समझाने के लिए मैं ये बना दूं यहां पे सिस्टम जो बहुत ही अजीब सा बना है। ये हो गया आपका सिस्टम। अब देखिए, ये है आपके पास एक सिस्टम,
जिसपे ये लगा हुआ है पिस्टन। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये सिस्टम है और इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? ऑफ कोर्स वो डिक्रीज होगा। तो आप इसको यहां पे इस जाविये से भी पढ़ते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को, कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम increases while temperature of surrounding decreases, while for surrounding decreases। ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहां पे आप दूसरा पॉइंट पढ़े तो इसी का ऑपोजिट होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रही है, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? वो कम होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? वो बढ़ेगा। सो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम decreases while for surrounding increases। सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब देखें, कुछ बातें हैं जो आगे चल के आपने पढ़नी है, लेकिन उनका थोड़ा सा जिक्र यहां पर है। जैसे इंथैल्पी, इंथैल्पी अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी, सिर्फ सिवाय डेफिनेशन के। लेकिन अब यहां पे ये आप सुन लीजिए कि इंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मुझे बताइए, हीट एनर्जी का चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होता है इंथैल्पी। तो एंडोथर्मिक में वो हीट एनर्जी का चेंज क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा? ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब होगा। तो हम कहेंगे कि इंथैल्पी इज पॉजिटिव। और यहां पे इंथैल्पी क्या हो जाएगी? रिलीज की बात होगी हीट एनर्जी की, तो इंथैल्पी इज नेगेटिव। ठीक है जी, एक ये बात हो। अब एसएलओ की तरफ जाएं। एसएलओज में क्या मेंशन था कि आपने ये बात एक्सप्लेन करनी है, आपने ये बात बतानी है कि जी एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर इन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। तो बहुत ही इजी वे में मैं अगर आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, तो देखें, बॉन्ड है आपके पास। बॉन्ड की मिसाल आप ऐसे ले लें कि कोई भी चीज आपकी जाती दुनिया, जाती जिंदगी में आपके पास जो है, एक लकड़ी का टुकड़ा ही आप कंसीडर कर लें जो आपके सामने रखा हुआ है। आप उसको तोड़ना चाहते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए क्या होगा? आपको उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये आप जो है बॉन्ड ब्रेकिंग को इससे कंसीडर करें। सो बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा क्या होने जा रही है? बॉन्ड ब्रेकिंग को जब भी आप पढ़ेंगे तो वो एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखें जिसमें बॉन्ड टूटने जा रहे हो, मतलब बॉन्ड के टूटने का अंसर ज्यादा हो, तो वो एंडोथर्मिक होगा। जबकि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड मेकिंग होती है, तो बेसिकली तमाम स्टेबिलिटीज को अपने पास रखा जाता है, और अनस्टेबिलिटी जो कि एनर्जी की वजह से होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर कैसे निकाले जाएंगे? रिलीज करके, हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक। सो बॉन्ड ब्रेकिंग is going to be endothermic reaction and bond formation is going to be exothermic reaction। ठीक है जी, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो हम यहां पे इस बात को रोकते हैं, और इंशाल्लाह फिर सेकंड वीडियो में हम 9.1.3 से बात को आगे बढ़ाएंगे।